नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे खुलेंगी किताबों के दुकान की। जी हाँ, के न्यूज़ की मुहिम का असर हो गया है। के न्यूज़ ने लगातार ये खबर दिखाई थी और 2 बार इस पर प्रोग्राम किया था कि किताबों की दुकान खुलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में बैठे हुए हैं और माँ बाप भी घर में है, उनका क्वालिटी टाइम नहीं बीत रहा है और बड़ी मुश्किल ये है कि सारे लोग ऑनलाइन अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बच्चों की आंखों में शिकायत शुरू हो गई है और साथ ही साथ उन्हें शारीरिक दिक्कतें भी आनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ मोबाइल का डाटा 3 गुने से 4 गुने तक बढ़ गया है, तो ये दर्शाता है कि कैसे ज़्यादातर घर के लोग घरों में रहते हुए मोबाइल पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं और यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य पर इसको लेकर के बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो के न्यूज़ ने इसमें एक मुहिम चलाई थी कि कम से कम बच्चों की किताबें अगर एक बार उनको ऑनलाइन ही मिल जाए या कोई घर पे ऑफलाइन ही दे जाए तो इससे बच्चों का क्वालिटी टाइम पास हो सकता है और साथ ही साथ में माँ बाप जो घर पे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनका भी अच्छा समय व्यतीत होगा और इससे उन दोनों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। लगता है कि केंद्र सरकार ने के न्यूज़ की बात का संज्ञान लिया और उसके बाद अब एक आदेश पूरे देश में जारी कर दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थान तो बंद रहेंगे लेकिन किताबें आपको मिल जाएंगी, यानी कि किताबों की दुकानें अब खुल जाएंगी और अब आप आसानी से जाकर के किताब ले सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। बच्चों को भी अब इस नेटवर्क में आंख फोड़ने की जरूरत नहीं है, वो किताबों से अपना लगाव रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना अच्छा एक समय पास कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन किताबों के साथ साथ में कुछ चीजें और भी सरकार ने खोल दी है, उसका भी जिक्र करते चले। आटा दाल का जो फैक्ट्री है उसको भी खोल दिया है और उसके साथ साथ में मोबाइल का जो रिचार्ज कराना है वो भी खोल दिया, क्योंकि समस्या ये आ रही थी लोगों के पास पैसे तो पहुंच रहे थे लेकिन उनके पास फोन करने के लिए मोबाइल नहीं था, तो ऐसे में मोबाइल पूरी तरीके से बंद होकर के रह गया था। ब्रेड फैक्ट्री की दुकान खोल दी है और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में जो लोग लगे हुए थे उनको भी ये कह दिया गया कि वो लोग भी जाकर के उनकी सेवा कर सकते हैं। दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, मधुमक्खियों के छत्ते से जुड़े काम करने वाले और चूंकि गर्मी है इसलिए जो फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, उसके लिए भी दुकानें खोलने का आदेश दे दिया गया है। इन सब के बीच अभी क्या क्या बंद रहेगा? मॉल बंद रहेंगे, पब बंद रहेगा, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, सारे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन इन सबसे ऊपर के न्यूज़ की मुहिम पर जो मोहर लगी है वो है किताबों का मिलना। अब बच्चे किताब खरीद सकते हैं, माँ बाप किताब खरीद सकते हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो जा करके अपना किताब ले आकर के घर में पढ़ सकते हैं और अच्छा क्वालिटी का टाइम घर में व्यतीत कर सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित त्रिपाठी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आनंद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका स्वागत है, और विनय राज चंदेल कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रुक करेंगे अमित का। अमित क्या कहेंगे? ये एक अच्छी खबर है के न्यूज़ की मुहर पर, के न्यूज़ की खबर पर, और के न्यूज़ ने जो 2 बार ये अपना इसी दंगल कार्यक्रम में एक कार्यक्रम चलाया जिसका संज्ञान सरकार ने लिया है और अब किताबों की दुकानें खुल गई हैं। देखिए प्रदीप जी, बहुत ही अच्छी खबर है और दूसरी तरफ मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपके चयन में और आपने ये मुद्दा उठाया। मैं दूसरी तरफ ये जरूर कहना चाहूंगा, जब आपने ये मुद्दा उठाया था तो
इत्तेफाक से मैं ही उस समय इस डिबेट में बैठा हुआ था। मैंने आपसे यही चीज कही थी कि सरकार जो है वो संवेदनशील है इन सभी मुद्दों पर। तो आप जो मुद्दे उठा रहे हैं सरकार इस पे भी आप देखिएगा कोई ना कोई बड़ा कदम लेगी। और ये युवाओं का देश है और युवाओं की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि फैसला हो गया है और ये अच्छी खबर है। और हमारे, क्योंकि प्रदीप जी आज आप ये चीज समझ जाइए, सरकार भी जानती है कि ये लड़ाई जो है ये बहुत लंबी जानी है। तो हम सब कुछ बंद करके पैक करके नहीं रख सकते हैं। तो हम धीमे धीमे, लोगों को जरूरत नहीं है कि सड़कों पर आए, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है कि लोगों को घर पर ही रहकर जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराई जाए, जिससे ये जो आगे की जो लड़ाई है उसको भी हम लड़ने के लिए सक्षम बन सके। दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि जैसे आप देख रहे हैं सरकार छोटी छोटी चीजों पे, जैसे जो चीजें, जैसे आपने कहा मोबाइल रिचार्ज की दुकान हो या जो भी विषयों पे आपने बताया जो खुलने जा रहा है, ये बहुत ही जरूरी था। क्योंकि आटा चावल अगर इनकी फैक्ट्रियां अब नहीं खुलती तो हमारे पास आगे का जो राशन है, जो इस लड़ाई में हमको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमारे पास पीछे के गोदामों में उस मात्रा से पर्याप्त नहीं रहेगा। इसलिए हमें वो चीजें भी व्यवस्था करनी है। तो धीमे धीमे सरकार हर चीजों की चिंता करते हुए जो भी उचित कदम है वो उठा रही है। चलिए, हमारे साथ में सुरेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। नहीं, रुक करेंगे जरा चंदेल साहब का। चंदेल साहब, किताबों की दुकानें खुल गई हैं, के न्यूज की मुहिम का असर हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। आपके इस प्रयास की मैं भूर-भूर चंदेल साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो जी जी आवाज मिल रही है कि न्यूज के प्रयासों की जी हम लोग भूर प्रशंसा करते हैं। ये आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। वॉइस जी हम के न्यूज की इस प्रयास की, इस प्रयत्न की भूर प्रशंसा करते हैं और स्वागत करते हैं। जो सरकार ने ये कदम उठाया है ये स्वागत योग्य है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस कदम का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ के न्यूज के सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं और उन पढ़ने वाले छात्र जो वाकई में इस लॉकडाउन के समय अपना जो खाली समय था उन पुस्तक ना उपलब्ध होने के कारण वो व्यर्थ में जा रहा था, ये आपकी मुहिम रंग लाई है और निश्चित रूप से इसमें पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आनंद पांडे जी, आप भी उस डिबेट में थे शायद जब हमने ये मुहिम चलाई थी। अब केंद्र सरकार ने एक आदेश दे दिया है और सभी चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिख दिया है कि किताबों की दुकान खोल दी जाए। क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपको और आपके न्यूज चैनल को बधाई, क्योंकि आपने ये मुहिम चलाई और आज आपकी वजह से ये मुहिम सफलता की ओर बढ़ी। और कम से कम ये है कि अब अभिभावक भी पूरे खुश होंगे देख के, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई लॉस हो रही थी। अब कम से कम वो किताबें ला करके अपने घर में बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, आगे की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका बहुत सराहनीय कार्य है और सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आपने जो ये मुहिम चलाई, आपकी मुहिम की वजह से कम से कम देश के अंदर कम से कम ये खुला और बच्चों के भविष्य की बहुत अच्छी पहल करी सरकार ने और इससे बधाई के पात्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब बच्चे अच्छा टाइम पास कर पाएंगे, क्वालिटी का टाइम पास कर पाएंगे। अभी ये अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे देखने में ये लगता है कि बच्चे जो ज्यादातर समय घर पे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, 24-24 घंटे समय में रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कितना टीवी देखें, क्या करें। तो ऐसे में उनको जब नई किताबें मिल जाएंगी तो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आता है। देखिए प्रदीप जी, आपका जो मुद्दा था, मैं फिर से आपको एक बार बधाई दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक चीज कहूंगा कि देखिए उस समय भी सरकार ने एक कदम उठा के वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर समस्या आई कि आंखों का
जो दिक्कतें आने लगी और शारीरिक जो दिक्कतें आने लगी बच्चों को, उसकी भी सरकार को चिंता थी। और सरकार ने जिस तरीके से ये कदम उठा के और गाइडलाइन जारी की है वो सराहनीय है। और मैं सबसे ज्यादा जो आज विपक्ष बैठा है, मैं उसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा। प्रदीप जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदीप जी, आप ये जानते हैं कि योगी जी की सरकार हो चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, ये संवेदनशील सरकार है। ये छोटे छोटे विषयों को भी अपनी नजर में बनाए हुए हैं और जहां पे भी सरकार को लग रहा है वहां पे वो उसको करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं, देखिए प्रदीप जी, महामारी जब देश में आई तो चीजों में सरकार को सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम पहले जान बचाएं, कि हम लॉकडाउन को खोले रखें और लोगों की जान को हम गंवाएं। तो जैसे सरकार ने सही समय पे लॉकडाउन किया, उसके बाद जब हम एक हद तक चीजों को कंट्रोल कर पाए, तो आज आप देख रहे हैं वो हम आज भी कंट्रोल पे हैं औरों के देशों की अपेक्षा है। लेकिन अब जब हमको पता है, सरकार को भी पता है और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं लड़ाई लंबी है, तो हम इसको दबा के नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे रास्ते को खोलेंगे और धीमे धीमे कोई जो चीजें आएंगी वो क्रियान्वित की जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सुरेश जी। सुरेश जी, क्या कहेंगे आप? के न्यूज ने एक मुहिम चलाई थी पूरी कि किताबें नहीं मिल रही है, बच्चे घर में है, माँ बाप घर में है और ज्यादातर समय उनका नेट पर जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब सरकार ने संज्ञान लिया, केंद्र सरकार ने सारे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है कि किताबों की दुकान को खोल दिया जाए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले प्रदीप जी, आपको और आपके के न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने छोटे से विषय को तो जरूर उठाया, लेकिन ये विषय बहुत बड़ा था। लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ तक कि कापी किताबें, नए कोर्स ना मिलना, घर के अंदर माँ बाप पूरी स्थिति से वो अवगत नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि पूरे देश में जो अभी बहुत लोग ऐसे हैं हमारे रूरल और शहरी क्षेत्र में जिनके पास डिजिटलाइजेशन नहीं है, पूरी तरीके से अच्छे मोबाइल उनके पास नहीं है, वो वर्चुअल क्लास नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कापी किताबों की दुकानों के खुलने से जो छोटी छोटी समस्या थी, पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, इस तरीके के जो पढ़ने लिखने में उपकरण लगते हैं वो भी अब मिलना आसान हो जाएंगे। और विशेषकर जो बच्चों में एक कम्युनिकेशन गैपिंग हो गई थी, उनके अंदर एक मनोभावना कर गई थी कि कब हम किताबें देखेंगे, कब कोर्स देखेंगे, तो अब अच्छी तरीके से उनके गार्जियन एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो अपने बुक्स की दुकान पे जा सकते हैं। ये आने जाने के लिए समस्या तो अभी बनी हुई है। लॉकडाउन के दौरान आने जाने उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस भी लगातार एक योद्धा की तरह ड्यूटी कर रही है। लगातार जो लोग सड़कों पे ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो मीडिया के एम्प्लॉय हो, समाज की सेवा में सभी लोग अपना बड़ा अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, कोविड-19, जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, पूरे देश और पूरे विश्व के वैज्ञानिक इसकी दवा बनाने में लगे हुए हैं। एक ऐसी महामारी जो विश्व में आई हुई है, इस महामारी को समाप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सही समय पर और सही निर्णय लिया है। पूरी देश, पूरी जनता उनके साथ है। ठीक। और विशेष रूप से प्रदीप जी, ये भी बता जाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी एक राहत योगी सरकार ने दी है। अगर ये राहत न देती तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अभी हम किताबों की बात कर रहे हैं। विनय चंदेल जी, जो सुरेश जी कह रहे हैं कि एक डिस्पेरिटी हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं थे। गांव गुर्गे के जो बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे और वो पढ़ाई से वंचित हो जा रहे थे इस स्मार्ट क्लास की वजह से। तो अब कम से कम दोनों के बीच में असमानता नहीं रहेगी। हेलो हेलो
जी विनय जी, अपनी बात रख लीजिए। हाँ, आवाज सवाल आती ये है कि अभी तक जब ये वर्चुअल क्लास चल रही थी तो गांव गरीब के बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं थे और नेट भी उनका काम नहीं करता था, तो वो पढ़ाई से वंचित हो जाते थे। किताबें मिल जाने से अब दोनों में असमानता नहीं रहेगी। मैंने जी 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 जी, हेलो 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 जी हेलो हेलो। जी जी, अपनी बात रख लीजिए। हाँ, ये आपकी जो पहल थी, ये अच्छी पहल है। इसका मैंने पहले भी स्वागत किया है। ये इससे जो जिन बच्चों के हाथ में एंड्रॉइड फोन नहीं था, ये सच है कि वो लोग उससे वंचित थे। तो ये जो लॉकडाउन के बीच में किताबों के स्टोर खुलना और उससे कम से कम वो बच्चे जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने जनपदों में अपने पास की स्टोर से अपने पढ़ाई की किताबें, कॉपियां या जो भी शैक्षणिक जो भी सहयोग चाहते हैं, वो कम से कम उनको उपलब्ध हो जाएगा। और निश्चित रूप से जिस चीज की वो तैयारी कर रहे हैं, वो उस तैयारी में उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है छात्रों के ऊपर, छात्रों को। और ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का, ये अच्छी पहल है। हेलो, ठीक है आनंद पांडे जी, जो सवाल मैंने पूछा था विनय राज चंदेल जी से, वही सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई होने से गरीब और गांव किसान के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो एक डिस्पैरिटी, एक असमानता आ रही थी, लेकिन अब ये असमानता दूर हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है प्रदीप जी। शहरों में या गांवों में आज लाखों करोड़ों बच्चों के पास में एंड्रॉइड फोन भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है। अगर एक किताबों की दुकान खुल जाने से कम कुछ नहीं तो अभिभावक अपने बच्चों की किताबें ला करके अपने घर में लॉकडाउन के समय बैठ करके वो अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा और बच्चों का सोच भी नहीं पिछड़ेगा। और ये बहुत अच्छा कार्य है कि कम से कम बच्चों के भविष्य की जो चिंता भी हम लोगों को भी अपनी चिंताएं थी कि बच्चों की पढ़ाई आगे कैसे करी जाए, तो आज जब से आपके मुहिम टीवी के द्वारा आपके सुना है, तब से हमारे अंदर भी खुशियों का है कि कम से कम कुछ नहीं तो अपनी बेटी के, अपने बच्चों की किताबें ला करके तो हम दे देंगे कि कम से कम उनकी पढ़ाई तो न रुके। और ये बहुत सराहनीय कदम है। और क्योंकि इससे मेन आपके न्यूज है और आप हैं, आप बधाई के पात्र हैं पूरी तरह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए बहुत सुंदर अमित, अच्छी बात यह है कि इसमें कई फायदे होंगे। एक फायदा नंबर एक कि अब गरीब गांव के बच्चे और शहर के बच्चे दोनों को पढ़ाई का अवसर मिलेगा। देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल सही बात है कि जैसे भी जो बात सही है कि जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, कई हद तक उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। और ये भी कहना गलत होगा कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमारा भारत के लोगों के पास सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन हाँ, ये जो समानताएं हैं उसको कम करने का काम जरूर करने का काम ये कदम उठाएगा। मैं दूसरी तरफ प्रदीप जी एक और कुछ चीजें अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं जी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है इस किताबों के मिल जाने से जी। बच्चे घर पे हैं 24 जी। घंटे, माँ बाप भी घर पे हैं, तो कम से कम माँ बाप का भी अच्छा क्वालिटी का टाइम पास होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। प्रदीप जी बिल्कुल सही बात है। देखिए आज भी मैं देख रहा हूं, मेरे घर में भी मैं आपको बताऊं और लोगों को भी देख रहा हूं कि उनके माता पिता जब से सरकार ने वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की थी तभी से वो एक्टिव थे। लेकिन अब उनको एक फायदा ये हो जाएगा, जब किताबें आ जाएंगी तो कम से कम उनको वो जो फोन से जो रेटिने का दिक्कत हो सकता था, आंखों में दिक्कतें हो सकती थी, उससे उनकी बचत होगी। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा प्रदीप जी, ये आप खुद ही जानते हैं जो हमारी सरकार है, योगी जी की सरकार है, जो इस बार का बजट शिक्षा पे दिया है, 22,000 से ज्यादा करोड़ का बजट हमारी सरकार ने दिया। तो आप जानते हैं कि हमारी सरकार चिंतित है, शिक्षा को लेके हो चाहे कोई भी प्रमुख मुद्दों हो, उस पे सब पे चिंतित है। नहीं हम आएंगे उस पर। बजट तो 22,000 करोड़ का दिया, लेकिन वो कितना प्रोपोर्शनेट है ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी एक और अच्छी बात कर रहे थे
कि जो बच्चे लगातार सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ फोन पर ही लगे रहते थे, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, 4 से 6 घंटे वर्चुअल क्लास पर लगे रहते थे। उसके बाद किताबें नहीं थी तो किताबें पढ़ने के लिए भी उनको फोन पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। तो इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा किताबें मिल जाने से। प्रदीप जी बिल्कुल, मैंने कहा सरकार ने, मैंने आपसे जिस दिन आपने पहले दिन इस विषय पे मुद्दे पे बहस की थी, मैंने उसी दिन आपसे कहा था सरकार लगातार चिंतित है और इस पे एक बड़ा कदम लेगी। और आज आप देख रहे हैं वो नीचे जमीन पे उतारने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि सरकार को भी पता था जो भविष्य है हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, और युवा का भविष्य पढ़ लिख कर ही अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो प्रदीप जी इसकी चिंता हमारी सरकार ने की है, और मैंने आपसे कह दिया जो भी प्रमुख विषय हैं उस पर सरकार गंभीर है, लगातार प्रयास जारी है। जहां पे भी सरकार को लग रहा है कि इस चीज को क्रियान्वित किया जाए उसको जमीन पे उतार रही है, सिर्फ पेपर पर नहीं है। आज आप देख रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं सरकार का कदम सराहनीय है, लेकिन जिस तरीके से आज हमारे साथ विपक्ष भी खड़ा है इस मुद्दे के साथ, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है कि एक अच्छे काम के लिए सारे लोग आपके साथ खड़े हुए। सुरेश जी का रुख करेंगे। सुरेश जी, ये एक बड़ी बात है क्योंकि हम ये देख रहे थे मोबाइल डाटा 3 से 4 गुना करीब बढ़ गया है, और मोबाइल डाटा बढ़ने से लोगों के का जहां पर पैसा खर्च हो रहा था, वहीं सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेहत पर काफी इसका असर पड़ रहा था। तो अब कम से कम उससे राहत मिल जाएगी लोगों को। प्रदीप जी बिल्कुल सही बात है कि वर्चुअल क्लासेस में और ये जो डिजिटलाइजेशन के इस दौर में और लॉकडाउन की अवधि में डाटा तो खर्चा हो रहा था, मानसिक रूप से उतनी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी बच्चों को। बच्चों को संतुष्टि होने टीचर बोल रहे थे उसका वैकल्पिक उनके लिए पढ़ाई का साधन है, गूगल का सहारा लेते थे या कहीं किसी फ्रेंड का सहारा लेते थे या किसी क्लासमेट का सहारा लेते थे। तो अब ये तो एक अच्छा काम सरकार ने किया ही है कि जो किताबें की दुकानें खुल गई, दूसरे उनको अब सहूलियत के अनुसार किताबें मिल जाएगी मनपसंद किताबों के मिलने से उनको पढ़ाई की जो एक गैपिंग हो रही थी वो गैपिंग दूर हो जाएगी, और टीचर और अपने बच्चे को स्टूडेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन का एक अच्छा सशक्त माध्यम बन गया है। नहीं, एक चीज जानना चाह रहे थे, क्या लगता है कि जो अभी 4-4, 6-6 घंटे तक वर्चुअल क्लास चल रही थी वो इतना लंबा ना चला करके, क्योंकि किताबें अब सारे बच्चों के पास में होंगी, तो उन्हें होमवर्क दे दिया जाए और वो होमवर्क करके सबमिट कर दे, तो 4 घंटे की वर्चुअल क्लास को 1 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 4 घंटे की वर्चुअल क्लास की अब कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जस्ट लाइक वो अब एक होमवर्क दे दिया जाए और थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दी जाए कि बच्चों को एक थोड़ी सी गाइड करने की जरूरत है कि ये बच्चों को इस पैरा से इस पैरा तक पढ़ना है, और थोड़ी सी उसमें जो टिपिकल चीजें आ रही हैं उनको जानकारी टीचर से मिल जाएगी। तो बच्चों को थोड़ा एक वक्त दे दे कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो उससे क्वेरी कर सकते हैं, वो एक हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, या कोई अपना उनका वर्चुअल क्लास भी अगर एक आधे घंटे की लगाते हैं तो बच्चे उसमें अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। वर्चुअल क्लास में भी बच्चे पूछ सकते हैं अपने टीचर से कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी। तो किताबों के होने से एक अच्छा अवसर मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास बुक्स, उनका जो उनकी फ्रेंड है बुक्स है। बच्चों की जो असली साथी है, बच्चों की जो भविष्य का साथी है, उनकी बुक होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बुक का सहारा ले लेंगे। तो इस बुक के बिना जो है बच्चों की पढ़ाई अधूरी थी। वो बिल्कुल एक सबसे बड़ी बात है कि सारे माँ बाप घर पे हैं और माँ बाप का भी समय नहीं कट रहा था। अब कम से कम वो बच्चों को पढ़ा करके उनकी एक आत्मसंतुष्टि भी हो सकती है कि वो एक अच्छा टाइम पास कर रहे घर पे। प्रदीप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई से पढ़े, और उसका एक जो सपना होता है उस सपने के तहत अच्छे स्कूल में नाम लिखवाता है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा होमवर्क करके स्कूल में पढ़ करके आता था, उसका होमवर्क कराने का काम एक्चुअली जो है घर में माँ बाप ही कर देखते थे। माँ बाप की आज तो लॉकडाउन के दौरान बड़ी जिम्मेदारी है। अब तो माँ बाप के लिए बच्चों के सामने बराबर बैठने के, बराबर बात करने का, बराबर रीडिंग करने की, बच्चा हमारा क्या कर रहा है, बच्चा हमारा कैसे पढ़ रहा है, बच्चा कैसे हमारा आगे जा रहा है, बच्चे का भविष्य कैसे बन रहा है, बच्चे की सारी क्वालिफिकेशन आंकने का समय लॉकडाउन का पीरियड था, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो चूंकि किताबें हो जाएंगी तो माँ बाप को पढ़ाई कराने में, बच्चों को ट्रेन कराने में, वर्चुअल क्लास कराने में, टीचर के साथ उनको अच्छी तरीके से एडजस्ट करने में माँ बाप भी बड़ा अच्छा रोल अदा करेंगे। पहला काम तो माँ बाप का ही होता है कि अपने बच्चों को, और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से अच्छी शिक्षा पाए,
और अच्छी तरीके से उसका फ्यूचर बने। ठीक है अमित, कुछ आप कुछ कहना था, जल्दी करिए, मुझे नहीं प्रदीप जी, ब्रेक मैं पर बस जाना एक है। ही चीज कहना चाहूंगा जो जी। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे थे, उनकी भी जो चिंता है वो मैं उसमें बस एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो टीचर्स हैं, जो वर्चुअल क्लासेस हो रही है, ये नहीं है कि आप दिन भर फोन पे लगे रहिए, एक टॉपिक दे दिया जा रहा है। ये सरकार द्वारा गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी कि आप एक टॉपिक दे दीजिए, उसको बच्चे को पढ़ने की, ये नहीं कि आप उसमें आपके पास जो मौजूदा किताबें आप उसी पे वो टॉपिक पे बात करके अपनी चीजों को पढ़ के और उस चीज की नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। जो समस्या आती है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, उसमें सारे बच्चे ऐड हैं, तो जो भी समस्या आती है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे, आनंद जी आपके पास भी आएंगे और विनय राज चंदेल जी आपके पास में भी जरूर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन एक ब्रेक की जरूरत है और ब्रेक के बाद आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्चुअल क्लासेस को का समय कम कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे 4-4 घंटे 6-6 घंटे वर्चुअल क्लास में लगे रहते हैं और उससे उनकी सेहत पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि अब किताबें मिल जाएंगी तो ऐसे में क्या सिर्फ उन्हें होमवर्क दे करके छोड़ देना चाहिए, वर्चुअल क्लासेस का समय कम कर देना चाहिए और जितना जरूरी हो 1 घंटे उतने ही क्लासेस चलाना चाहिए, जिससे कि उनकी सेहत पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चर्चा की को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी कर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा का ही खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुक करेंगे विनय राज चंदेल जी के पास में। विनय राज जी, ये एक अच्छी खबर है और इसके साथ साथ में क्या अब सरकार को यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि लगातार वर्चुअल क्लासेस ना चलाई जाए। जो 4 घंटे वर्चुअल क्लासेस चलती हैं उससे बच्चों का मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है। तो ऐसे में मात्र आधा से 1 घंटे क्लास चले और उसमें होमवर्क दे दिया जाए, बच्चे दिन भर उसको पूरा करेंगे। चलिए हम आनंद पांडे जी का रुख करते हैं। आनंद पांडे, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज चलिए वापस अमित त्रिपाठी के पास आते हैं। अमित, सवाल ये है, सबसे बड़ा ये है कि एक और मुहिम की ओर इशारा करना पड़ेगा हमें। क्या एक सबसे बड़ा काम ये है, क्या जरूरी है कि हर साल नई किताबें पढ़ाई जाएं? क्यों नहीं पुरानी किताबों को रिपीट कर दिया जाता है, तो जिससे जिन बच्चों के पास में किताबें हैं
वो पढ़ लेंगे, नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक तो उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, दूसरा जो गांव के बच्चे हैं उनके पास किताबें रहेंगी और वो आसानी से पड़ोस के लोगों से किताब ले सकेंगे और पढ़ पाएंगे। क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, आपने बिल्कुल जायज प्रश्न उठाया है और इस पे ही मैं बात भी कहना चाह रहा था कि जो आपने पहले भी ये विषय उठाया था, जैसे आज आपके एक विषय पे सरकार ने उसको सुना और उसको काम करने का जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। दूसरी तरफ एक कदम ये भी है, जो आपने अभी विषय उठाया है उस पर भी सरकार चर्चा कर रही है और उसको भी हो सकता हो कि आने वाले समय में सरकार लागू कर दे। देखिए प्रदीप जी, कोई जब कदम उठाती है सरकार तो थोड़ा लगता है, चर्चा होती है, उसके बाद ही कोई कदम उठते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सरकार को समय देना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रदीप जी, आज नहीं, समय सरकार के पास है, क्योंकि जब सरकार के पास जब इस तरह से प्रस्ताव जाएंगे तभी तो वो कुछ और कर प्रदीप पाएंगे जी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, ये कदम सरकार उठाती है तो बहुत ही सराहनीय होगा। और ये बहुत ही उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो आज हमारे यहाँ पे क्या आप बैठते हैं जहां भी आपके अपने वहां पर भी इस प्रस्ताव को रखेंगे? नहीं, बिल्कुल रखेंगे प्रदीप जी। देखिए ये प्रस्ताव जो है वो मानने लायक है और इसको सरकार करेगी तो जो बच्चे आज भी किताबों से वंचित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, उनको कई हद तक फायदा होगा, क्योंकि ये पहले होते आया है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो अगर हमारा बड़ा भाई होता था तो वो अगर आगे क्लास में पहुंच जाता था, उसके बाद वाली क्लास में मैं होता था तो वो किताबें मैंने पढ़ी हैं। बिल्कुल, तो अगर ये सरकार, बल्कि इस बात का रंज रहता था कि हमको नई किताबें नहीं मिली हैं, हमको भाई की किताबें पढ़ने को जी मिल जी रही हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, एकदम सही बात कह रहे हैं आप। तो मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूं, सरकार चिंतित है और जहां पे भी हमको बात रखने का मौका आएगा हम लोग बात रखेंगे और सरकार सुनेगी भी, और आपके चैनल के माध्यम से आपकी जो विषय होते हैं उनको सरकार सुनती भी है। तो वो समय दूर नहीं है, ये भी कदम पे सरकार कोई फैसला जरूर लेगी। ठीक है विनय राज चंदेल जी, सवाल यह है कि किताबों की दुकान खुल गई, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी गांव के बच्चे या गांव के माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किताब परचेज कर सके, खरीद सके। क्या अच्छा नहीं होगा कि सरकार इस साल ये अलाउ कर दे कि पुरानी किताब ही रिपीट की जाएंगी, वही चलेंगी किताबें? देखिए सरकार क्या कर रही है, देखिए सरकार क्या कर रही है। सरकार के दो काम दिख रहे हैं लोगों को। एक, सड़कों पे लाठी चल रही है, जो सरकार के काम दिख रहे हैं, जो एक भयावह स्थिति है वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसमें आपकी क्या राय है? नहीं, एक ये अच्छा प्रयास है, पुरानी किताबें भी इसमें लागू कर देनी चाहिए, लेकिन ये विषय बहुत बड़ा नहीं है। देखिए ये एक अच्छी पहल है कि खोल दिया, लेकिन जो बच्चों के परिजन हैं, जो गार्जियन है, उनकी क्या स्थिति है, क्या हालात है, जरा इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आज उनके पास आर्थिक स्थिति वो नहीं है। मतलब इस देश में 70% आदमी जो नित्य दिन कमाता है, इस देश में नित्य दिन कमाता है, क्या उनकी पॉकेट अलाउ कर रही है? सरकार को ये भी सोचना चाहिए। भाई विनय राज चंदेल जी, उन 80 करोड़ लोगों के लिए हम लोग हर रोज मुद्दा उठाते हैं और आप भी उसमें शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं किताबों की। हमारा जो सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार को पुरानी किताबें रिपीट कर देना चाहिए? प्रदीप जी, आपकी मुहिम रंग लाई है। इस मुहिम सरकार इस पे आई है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना से जो प्रभावित लोग हैं, आपने एक तरफ बच्चे देख रहे हैं ना, अभिभावक भी देखिए, जो माता पिता हैं किन परिस्थितियों में हैं, कैसे क्या जीवन जी रहे हैं, ये भी एक देखने वाला समय है। आज हम देख रहे हैं और सरकार हर क्षेत्र को कवर नहीं कर पा रही। मैं उन्हीं अभिभावकों को याद करके ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। ऐसे में अच्छा ये होगा कि पुरानी किताबें अगर रिपीट कर दी जाए तो वो अपने बगल पास पड़ोस से मांग के काम चला सकते हैं। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सरकार की इस प्रयास का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को व्यापक तरीके से देखना चाहिए। ये एक छोटा बिंदु है,
व्यापक पैमाना ये होता है कि क्या वो परिवार सक्षम है कि इस तरीके आज आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, यहाँ जान की आ गई है, लोग कैसे जिए इसका रास्ता देख रहे हैं। ये आज पढ़ाई लिखाई सब चीज चली गई दूर, अब तो है मतलब जी है तो जहान है, जान कैसे बचे इस चीज पे वो बात आ रहा। आपकी बात ठीक है विनय राज चंदेल जी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार ये बात आपसे कह रहे हैं कि हमने उन लोगों का मुद्दा उठाया है और उठा भी रहे हैं, लेकिन आज हमारा मुद्दा दूसरा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। आनंद पांडे का रुख करेंगे भाई। आनंद पांडे जी, एक इम्पोर्टेंट बात और है जी जी बताइए। प्रदीप जी जी अपनी बात रख लीजिए। हेलो प्रदीप जी। हेलो जी आनंद पांडे जी। हाँ आप प्रदीप जी मैं कहना चाहूंगा और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल के माध्यम से ही जी कि आज इस विश्वव्यापी महामारी में जो कोरोना जैसी आई हुई है, ये ऐसी संकट के समय में योगी जी को चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ कर दी जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बंदी में अभिभावक हैं जिनको वाकई में आर्थिक रूप से बहुत इस समय कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि लोग रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। आज वो इस संकट की घड़ी में पैसा उनके पास नहीं जोड़ पाए हैं और वो फीस देने की स्थिति में भी नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल इतनी बढ़ चढ़ करके फीस ले रहे हैं और सरकार को पुरानी किताबें तब तक विकसित कर देना चाहिए, क्योंकि आज भी आनंद पांडे जी, बच्चे जहां तक फीस की बात है, सरकार ने साफ कर दिया है कि एक तो 3 महीने की फीस एक साथ नहीं ली जाएगी, हर महीने की फीस अलग अलग ली जाएगी और कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका नाम नहीं काटा जाएगा। नहीं सख्त आदेश देना चाहिए, किसी से भी पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों पे आज भी अंकुश नहीं है। सरकार की पकड़ ढीली है, क्योंकि जितने भी स्कूल है हिंदुस्तान के अंदर वो स्कूल इन्हीं लोगों के हैं। एक और चीज आपको बता दें, सुनिए, आप एक और बात सुन लीजिए। यहां तक कि जो ट्रांसपोर्ट की फीस लेते थे, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज करते थे, उस पर भी रोक लगा दी गई है कि अब स्कूल कॉलेज ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं ले पाएंगे। देखिए प्रदीप जी, आदेश तो आ गया होगा, मगर मैंने फिर कहा प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की कोई भी पकड़ नहीं है। आज भी प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी चल रही है, लोगों को मैसेज आ रहे हैं, लोगों फोन आ रहे हैं लगातार फीस के लिए। तो हमसे कम ठीक है, सरकार मैं आपसे अपना वही सवाल दोहरा रहा हूं आनंद पांडे जी कि क्या सरकार को पुरानी किताबें रिपीट कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर कोई भार नहीं पड़ेगा, अभिभावकों पर भी कोई भार नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, सरकार को पुरानी किताब रिपीट कर देनी चाहिए, क्योंकि आज भी देश के अंदर लाखों करोड़ बच्चे दूसरे को बच्चों से किताबें ले करके ही पढ़ते हैं। जो एक साल वो बच्चे पढ़ लेते हैं, तब वो दूसरे साल वो बच्चे ले करके ही पढ़ते हैं। आज भी लाखों करोड़ बच्चे ऐसे हैं। अगर आपने अचानक सिलेबस चेंज कर दिया और उनको नई किताबें लेने पे मजबूर कर दिया, तो वो भार केवल उन गरीब करोड़ों बच्चों पे आएगा जो लाखों करोड़ बच्चे लेके दूसरों से किताब पढ़ते हैं। जो पुरानी किताबें हैं, जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को चलते रहना चाहिए। प्रदीप जी 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 चंदेल साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा एक सवाल है कि सरकार ये जो स्कूलों की किताबों की दुकानें खुलवा दी है, इससे आम जो व्यक्ति है, जो पेरेंट्स है, उसको इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा ये है कि अगर 3 माह की एक क्वार्टरली फीस जो है माफ की जानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी स्कूल हैं, प्रमुख सचिव शिक्षा को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों की 3 माह की फीस माफ होनी चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए। इसकी हम लोग सराहना करेंगे। ये दुकानें खुल गई है, एक अच्छी बात है, लेकिन इससे जो आज
संकट की स्थिति पर जो ठीक है। लोगों को ऊपर आर्थिक भार पड़ रहा है, उससे रेमेडी नहीं मिल रही लोगों को। इसको इस पे हम लोग सही स्वागत बात है। नहीं करेंगे। स्वागत उस दिन हम लोग ठीक करेंगे है। जिस दिन 3 माह की फीस उत्तर प्रदेश में नहीं ली जाएगी अभिभावकों से। ये सरकार को ऐलान करना चाहिए 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि मानसिक रूप से गार्जियन जो है परेशान है, क्योंकि उसकी कोई आय नहीं है, वो घर से निकल नहीं सकता, घर में कैद है। ये सरकार को समझना चाहिए और ठीक सरकार बात। को एक्शन पे आना चाहिए। और एक दूसरी बात और है कि जनता ही सब कुछ कर रही है। एक मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। मैं एक कहना चाहता हूँ कि दान भी जनता करे। जो प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष मांगा है, उसमें दान भी जनता करती है, खाना भी जनता बांट रही है, घर पर भी जनता रह रही है, रोजगार भी जनता का जा रहा है, सारी चीजें जनता ठीक है, के ऊपर ठीक पड़ है रही विनय राज जी। नहीं, सरकार कहाँ दिख रही है? सरकार केवल ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा से। अच्छे ठीक है। आदमियों को अंग भंग करने के लिए दिख रही है। अरे ठीक लॉकडाउन ठीक है, अभी इस समय राजनीति नहीं करेंगे भाई, राजनीति इधर हम चर्चा कर रहे हैं, सुरेश जी का रुख करेंगे। ठीक है, ठीक है, सुरेश जी ये जो मेरे ठीक सवाल है, ठीक है विनय जी, आएंगे आपके पास में। सुरेश जी, क्या ये अच्छी, बिल्कुल ठीक बात है, सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए। ठीक है विनय जी, आएंगे आपके पास दोबारा से। ठीक है, सरकार को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक। अब सुरेश जी, सबसे विनय राज चंदेल जी, बात आपकी हो गई, आपके पास दोबारा से आएंगे। सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस रिमूव करने की बात कर दिया है, किताबों की दुकान खुल गई है, लेकिन ये बात सच है और इससे कई फायदे भी तमाम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। जैसे गांव के जो अभिभावक हैं, उनके पास पैसा नहीं कि वो किताबें खरीद सकें, तो क्या उन किताबों को दोबारा से पढ़ने की इजाजत दे देनी चाहिए? हर साल नया सिलेबस चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे लग रहा है। क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, बिल्कुल आपकी जो मुहिम है, और विशेष रूप से आपने जो कहा जी कि पुरानी किताबों को पढ़ने की अनुमति निश्चित रूप से दे देनी चाहिए, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में बड़ी असमानताएं हैं। हमारी शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा समान रूप से नहीं है। नहीं, वही कह रहा हूँ कि शिक्षा किताबें समान रूप से नहीं है। मैं आपसे वही समझ रहा हूँ ना, जो आप असमानता की बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का लोग और उच्च मध्यम वर्ग के लोग या हायर क्लास के लोग तो किताबें ले लेंगे, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो किताबें नहीं ले पाएगा। ऐसे में एक फिर से डिस्पैरिटी सामने आएगी, असमानता सामने आएगी। अभी दिक्कत ये है प्रदीप जी कि अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तमाम ऐसे स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी खुल गए जो सीबीएसई बोर्ड के भी है, आईसीएसई बोर्ड के भी हैं, यूपी बोर्ड के स्कूल ऑलरेडी चल ही रहे हैं यूपी सरकार द्वारा। तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही समानता के लिए बहुत अभी आगे कदम उठाना है सरकार को, बहुत बड़ा काम बाकी है। ये तो निश्चित रूप से जो लॉकडाउन की अवधि में 3 महीने की फीस तो निश्चित रूप से सरकार को कह देना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेजों को कि निश्चित रूप से अभिभावकों से फीस ना ली जाए, जो अभिभावक बिल्कुल देने की स्थिति में नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन तो डे बाय डे जिनको आपने जो आखिरी सेंटेंस कहा, जो अभिभावक फीस देने की स्थिति में नहीं है उनसे फीस ना ली जाए, लेकिन सवाल ये है, मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सवाल ये कि अगर स्कूल फीस नहीं लेंगे तो वो टीचर को फीस कैसे देंगे? टीचर पढ़ाएगी कैसे? प्रदीप जी, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो टीचरों की एक समस्या भी अपनी जगह पे है, जो कॉलेज चला रहे हैं उनकी भी एक समस्या है कि वो हाईली पेड टीचर हैं जी, वो फीस पर ही आधारित हैं। तो सरकार को जिस तरीके से भारत सरकार ने छोटे और मध्यम वर्ग के रोजगार से लोगों के जुड़े हुए लोगों की फैक्ट्रियां और कॉमर्स जुड़ी हुई फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो मदद किया है सरकार, भारत सरकार ने बड़ी मदद की है। उन्होंने अपनी आर्थिक पैकेज दिया उन लोगों को, उस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक पैकेज दिया जाए कि जिन बच्चों को फीस नहीं दे सकते हैं या जो स्कूल उस तरीके से नहीं चल सकते, उनको एक सरकार बड़ा पैकेज का ऐलान करके एक शिक्षा के क्षेत्र में एक काम सराहनीय करना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो ज्यादातर गरीब के बच्चे, गांव के जो बच्चे हैं वो पाठशाला में पढ़ने जाते हैं जो सरकारी स्कूल है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फीस तो सरकार खुद से माफ कर सकती है, सरकार फीस नहीं लेती है, बाकी सबको खाना भी मिल रहा है। लेकिन अगर उनको किताबें भी मिल जाए, पुरानी किताबों में पढ़ने की इजाजत दे दी जाए, तो काफी कुछ उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रदीप जी बिल्कुल सही करें, उनको पुरानी किताबें मिल जाएं, बल्कि उनको कक्षा 8 तक तो निःशुल्क ही किताबें मिलती हैं। सरकार ने उनको, जब से स्कूल बंद है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी किताबें छप नहीं रही है,
किताबों का ऑर्डर मिलेगा नहीं, किताबें छपेंगी अभी नहीं, तो इसलिए क्यों ना पुरानी किताब, मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूँ बात। ये प्रदीप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किताबें छपेंगी, जब आएंगे तो बच्चों को बड़ा नुकसान हो चुका होगा। तो निश्चित रूप से पुरानी किताबों को, पुराने सिलेबस को मान्यता दे देनी चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो पाए। और उससे पैसा भी बचेगा सरकार का, सरकार का पैसा बचेगा तो दूसरे कामों में लगा सकती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अमित त्रिपाठी क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रदीप जी मैं देखिए मैंने सबको सुना, मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। पहला विषय देखिए प्रदीप जी, हमको समझना पड़ेगा ये जो महामारी है वो पूरे विश्व पे, हमारे देश पर भी है। सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ही आगे कोई कदम अपनी तरफ से उठाए, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम सक्षम लोग हैं तो हम आगे आकर उस चीजों को, सरकार को लोगों के सामने रखें। मैं दूसरी तरफ ये चीज कहना चाहूंगा प्रदीप, जो फीस माफी की बात आप कर रहे हैं, जो फीस माफी के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, इनको आपने भी जवाब दिया, मैं भी बता देता हूं कि देखिए प्रदीप जी, सरकार ने बिल्कुल ही कड़ा निर्देश जारी किया है कि कोई भी बच्चे का नाम अगर फीस की वजह से काटा जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार ने कहीं नहीं कहा है कि फीस आपको देना ही देना है। देखिए सरकार के पास, और सिर्फ फीस नहीं प्रदीप जी, चाहे हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे लाखों लोग हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं, उनके लिए भी निर्देश सरकार ने जारी किया। सरकार की हर उसको चिंता है कि जो लोग हमारे प्रदेश में हैं उनकी कैसे उनको हमको राहत देनी है, वो हमको करना है। प्रदीप जी देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, चलिए कुछ कहना ठीक प्रदीप जी जल्दी। देखिए दूसरी चीजें, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन सरकार की जो क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं लोग, उनको ये समझ जाना चाहिए सरकार ने उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं कि जिनको कम से कम हम इस महामारी में कोई और काम नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम सरकार हमें 2 टाइम का भोजन मुहैया करा दे, तो कम से कम हमारी ये जो लड़ाई है उसमें हम कम से कम लड़ सकें। दूसरी तरफ प्रदीप जी, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि केवल आज हमारे देश के लोग जो खुद सड़कों पर उतरे, सरकार ने नहीं कहा है, ये हमारे देश के लोगों की खूबी है, वो खुद आए हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि लोग दिख रहे हैं, सरकार नहीं दिख रही है, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उनके नेता कहां हैं, सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके भेज देते हैं। जी जवाब। विनय राज चंदेल जी, सवाल आपसे पूछा जा रहा कि आपके नेता सारे कहां हैं? ये अमित जी जो बता रहे हैं ना, सरकार की जो सराहना कर रहे हैं, अमित जी ये बताइए, ये जो दुकान खुलवाने का हम लोग स्वागत नहीं करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में 3 माह की फीस अभिभावकों की जेब में डाका नहीं डालेंगे प्राइवेट सेक्टर। क्यों? अभी तो आपने स्वागत किया, अभी आपने स्टार्टिंग में ही स्वागत किया प्रदीप जी के चैनल पे, उसको दिखा दें क्या? देखिए, आपके स्वागत करने से नहीं फर्क पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हम जनता के प्रति जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, जनता हमें समझती है, जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है। चंदेल जी, आपके नेता जो सिर्फ एक ट्वीट करके, एक वीडियो अपलोड करके काम करते, बताइए ना आपके नेता का राशन कहां बट रहा है? आप कौन सी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में या देश में? आप सिर्फ एक आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना जानते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, कई चीजें हैं, मजबूरियां भी हैं, स्कूल की भी मजबूरी है, सरकार की भी मजबूरी है कि वो पैंडेमिक से भी अपने लोगों को बचाए और साथ ही साथ में लोग क्वालिटी का टाइम व्यतीत कर सके। कोरोना की महामारी से लड़ रही है, उसका जो मैंने बात अभी कही थी, उनको जो कॉलेज है उनका सर्वे कराना चाहिए पूरे प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश की बात हो रही, पूरे प्रदेश में ऐसे कॉलेजों को सर्वे कराना चाहिए, उनके गार्जियन को भी सर्वे करा लें कि किस स्थिति में कौन सा गार्जियन है। अगर गार्जियन वो फीस डे बाई डे कमाई कर रहा है और नहीं देने की स्थिति में है, तो कम से कम उनके साथ एक राहत जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के लंबा टाइम है ये। कोविड-19 जो है अभी इतनी आसानी से, जिस तरीके से स्थितियां दिन पर दिन जटिल होती जा रही हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये 3 मई को लॉकडाउन के खुलते ही जो है स्थितियां संभल जाएगी। ये बहुत लंबा समय है, बहुत इसमें संघर्ष करना है, सबको साथ मिलकर के चलना है और सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बीमारी से जीतना है। ऐसी स्थिति में हम टीचर की भी समस्या अलग है, बच्चों की भी समस्या अलग है, लेकिन एक बात जरूर है, आपकी जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें निश्चित रूप से पुरानी किताबों को, पुराने सिलेबस को मंजूरी मिल जाती है, तो एक राहत भरा कदम होगा और बड़ी राहत मिलेगी उन बच्चों को और
गवर्नमेंट को भी राहत मिलेगी ठीक है। कि उनको पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें छपवानी नहीं पड़ेगी, करोड़ों की बचत भी होगी, दूसरे गार्जियन को भी होगा और बच्चों को भी फायदा होगा कि किताबें आसानी से पढ़ करके ठीक है, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हाँ चंदेल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से, समय कम है। हम कह रहे हैं सरकार की किसी राहत से जनता को कोई राहत नहीं है। जनता दान भी जनता कर रही है, सुन लीजिए, और खाना भी गरीबों को जनता बांट रही है, और घर पर भी जनता अपने आप कैद है, और रोजगार भी जनता का जा रहा है। सरकार का कौन सा प्रयास है? जरा 4 प्रयास बता दे जो ये भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं अमित जी, ये 4 प्रयास बता दे जनता के लिए ठीक है। ये सरकार कर रही है। आपके नेता कहां से रहे ये भी बता दीजिए। अमित त्रिपाठी ये सवाल पूछ रहे हैं। 4 राहत बता दिए जनता को जो सरकार राहत दे रही है। एक स्कूल की फीस की मांग की है हम लोगों ने। ठीक है, ठीक, आ रहा हूँ आपके बाद, दोनों का जवाब दीजिएगा, समय कम। निर्णय करा दीजिए। ठीक, आनंद पांडे जी आपका ठीक है, आपका जवाब दिलवा दूंगा चंदेल जी। आनंद पांडे जी आपका फाइनल कमेंट। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा देहंत है, जो समझ गया वही संत है। मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आज गरीबों को प्रत्येक जन खाते में कम से कम 7500 रुपए जमा दिए जाए, क्योंकि इस समय लोगों को पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत गरीब हैं, इस समय बहुत मुसीबत में झेल रहे हैं। कितने लाखों करोड़ लोग भूखे टहल रहे हैं। इस समय जनता जितनी मदद कर सकती थी करी। अभी सरकार की ओर से कोई ऐसी मदद खास करके नहीं आई है। केवल 15 किलो चावल छोड़ करके उसमें भी 12 किलो दिए जा रहे हैं। 1 किलो हर 5 किलो में घटाया जा रहा है। ठीक है, तो कम से कम 40 किलो पड़ रहा है। तो कम से कम इन लोगों ठीक है, को ठीक, देखना अभी चाहिए और त्रिपाठी सरकार को फाइनल कमेंट जी। ठीक है प्रदीप जी, ठीक, देखिए मैं राजनीति से हटके, क्योंकि इनका काम ही आरोप लगाना और भाग जाना, क्योंकि वो टीवी पे आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। मैं आपसे दूसरी चीज कहना आनंद पांडे जी आपका सवाल मैं है जी। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने पूरी तरीके से 80 करोड़ परिवारों को राशन की व्यवस्था की है। प्रदीप जी, मैंने आपके चैनलों पे पहले भी कहा है कि हमारे लिए बड़ी चुनौती है सबको राशन पहुंचाना, क्योंकि ये देश ये जो प्रदेश है 23 करोड़ जनता का है। लेकिन प्रदीप जी, हमारी सरकार आप देख रहे हैं लगातार समीक्षा करते हुए जहां पे भी राशन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही, वहां पे भी डीएम के आदेशों से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तो ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि आधार अगर आपके पास है, आप कहीं के भी हो, आपको राशन मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी चीज है प्रदीप जी, मैं ये जो कहना चाहूंगा कि लोगों के अकाउंट में पैसा भी भेजा जा रहा है। सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, इनके नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं। प्रदीप जी, लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है अमित जी, बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपनी अहम राय रखने के लिए। तो सरकार ने आधे से ज्यादा बड़ा काम कर दिया है, अब कुछ काम अभी करना बाकी है। ठीक है आनंद पांडे जी, आपने बहुत शानदार बात रखी। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने आधा काम कर दिया है, अभी बड़ा काम बाकी है। सरकार ने स्कूल कॉलेजों जो किताबें हैं उनकी दुकानें खोल दी हैं, जिससे कि बच्चों को किताबें मिल जाए और माँ बाप, पेरेंट्स, अभिभावक अपने घर में बच्चों को किताबें दिला करके पढ़ा सके। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि गांव गरीब के बच्चे या उनके पिताजी या उनके अभिभावक किताब खरीद पाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में क्या सरकार को पुरानी किताबें चलाने का आदेश नहीं दे देना चाहिए, जिससे कि उनका वो किताब खरीदने में सक्षम नहीं है, वो अपना पढ़ाई वहां से कर सके। के न्यूज़ की खबर पर मोहर लगी। के न्यूज़ की जो मुहिम थी जिसमें हम लोगों ने ये दंगल चलाया था, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और उस पर एक आदेश जारी कर दिया। यह आदेश अच्छी बात है, पूरे देश के लिए लागू हो गया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे करोड़ों बच्चों को और उनके अभिभावकों को बड़ा फायदा मिलेगा, उनकी सेहत भी सुधरेगी और साथ साथ में उनको अब शारीरिक दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।